Hello and welcome back to my channel English A to Z by Mayank Vaid। दोस्तों हम आज स्टैंडर्ड 10 का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया उसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने इंडिया का नेचुरल हेरिटेज देखा। अब ये पार्ट में हम इंडिया का कल्चरल हेरिटेज क्या है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज अ कल्चरल हेरिटेज। तो कल्चर यानी कि संस्कृति एंड हेरिटेज यानी कि विरासत, धरोहर। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी कि विरासत क्या है। नाउ टेक्निकल डेफिनेशन, whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। तो इंसान ने जो जो चीजें बनाई है या उसको विरासत में अपने पुरखों से मिली है और जो बनाने में इंसान ने अपना टैक्ट, विजडम, आर्ट, स्किल यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कला, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया है, उसको बोला जाएगा कल्चरल हेरिटेज। अब नेचुरल हेरिटेज वो नेचर ने बनाया है यानी कि नेचर की देन इंसान को है, उसको बोला जाएगा नेचुरल हेरिटेज। अब यहाँ उससे उल्टा है, कल्चरल हेरिटेज इज मैन मेड। संस्कृति हम इंसान बनाते हैं और इसीलिए इट्स अ मैन मेड, whereas natural heritage that is a gift of nature। India has gifted a diverse and rich heritage to the world। तो इंडिया को सांस्कृतिक धरोहर, वैविध्य सभर और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर विरासत में मिली है। The caste and tribes are Aryans, Arab, Kshatrabs, Kushan, Huns, Persians, Turks, Mughals, Britishers, French, etc. have came to India। तो हमने आगे ये डिस्कस किया था कि इंडिया का समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी या वेरिड हेरिटेज देख के काफ़ी सारे फॉरेनर्स यहाँ आए। उसमें से ये कुछ फॉरेन कास्ट एंड ट्राइब्स जो इंडिया आई वो थे आर्यंस, अरब्स, क्षत्रप्स, कुषाण, हुन्स, पर्शियंस, टर्क, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच। अच्छा, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो 2AK, यानी कि 2A एंड 2K। 2A का मतलब है आर्यन एंड अरब, 2K का मतलब है क्षत्रप एंड कुषाण, फिर HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हुन्स एंड पर्शियन, MB यानी कि मयंक बहलाल ऐसा नहीं, MB का मतलब होगा मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स एंड फिर फ्रेंच। सो 2AK HP MB फ्रेंच, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये सारे कास्ट एंड ट्राइब्स इंडिया आए, इंडिया की सांस्कृतिक धरोहर से इम्प्रेस होके। इंडियन कल्चर हैज बिकम रिच बाय एक्सचेंजिंग इट्स कल्चर अमंग फॉरेन ट्राइब्स। तो इंडिया का जो कल्चर है वो ज़्यादा रिच होता गया क्योंकि हमने ये सारे ट्राइब्स और कास्ट जो फॉरेन, जो दूसरी कंट्री से आए थे, उनसे हमने म्यूचुअल एक्सचेंज किया। The people of India from prehistoric period have contributed to the people of the world। और हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 years old। इंडिया में स्थापत्य कला एंड स्कल्पचर, शिल्पकला 5000 साल से भी पुरानी है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है ये यही दिखाते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी बरसों पहले इंडिया में मौजूद थी, वो टेक्निकली काफ़ी सुपीरियर थी। यानी कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज है, वो काफ़ी प्रॉस्परस यानी कि रिच था। नाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर क्या है वो डिटेल में देखते हैं। और मैंने आपको बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर में से 4 मार्क के ये दोनों में से एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन आएगा। जैसे ये हो सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, या तो डिटेल में डिस्क्राइब करो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो इंडिया या गुजरात का कल्चरल हेरिटेज ऑल्टरनेट पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब ये दोनों टॉपिक ये वीडियो का यूएसपी है, तो इसको ध्यान से पढ़ो या समझो। चलिए देखते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।
On seeing the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals, several toys, as well as sculptures of a bearded man, figure of a dancing girl, etc., one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. तो भारत की अगर आप प्राचीन शिल्पकृति या चित्र को देखोगे तो आपको भारत के संस्कृति के प्रति एक प्राइड, एक गर्व का अनुभूति होगा। जैसे अलग अलग देवी देवताओं के शिल्प या चित्र हमने बनाए हैं, इंसानों के चित्र, जानवरों के या पेड़ पौधे पंछी के चित्र, अलग अलग तरीके के खिलौने, और स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन में से ये ब्लू बैकग्राउंड में जो आपको नीचे दिख रहा है वो स्टैच्यू ऑफ अ बियर्डेड मैन, दिस वन, ये जो है दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन। ये देखो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्साबिशन से मिला था। सेम वे ये दूसरा जो फिगरिन है वो भी स्कल्पचर इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला था। ये है फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल। तो अब ये संस्कृति आज से कई सालों पहले अस्तित्व में थी और ये दुनिया की बाकी सभ्यताओं से काफी अलग और काफी आगे है, इस बात का प्रतीति हमको करवाता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वन थिंक और लुकिंग एट सच फिगरिन वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड। तो हमारा सीना जो है मोदी जी की तरह 56 की छाती का वाला सीना हमारा चौड़ा हो जाता है जब हम ऐसे बियर्डेड मैन का स्कल्पचर देखते हैं या डांसिंग गर्ल का फिगरिन देखते हैं। Further, we feel proud and respect for our cultural heritage if we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era. अगर हम मौर्यन एरा में बनाए गए ये अलग अलग चित्र देखते हैं, आप देखो ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है और इसको हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो ये जो है लोटस बेस में है, उल्टा लोटस है, कमल का फूल उल्टा बनाया है और उसके ऊपर ये हॉर्स और बुलॉक का कार्विंग किया गया है और उसके ऊपर ये लायन का कार्विंग किया गया है। हालांकि ये 4 लायन है, चौथा लायन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमको नहीं दिख रहा है, और ये है जैन तीर्थंकर का स्कल्पचर। ये बनाया गया था कालखंड के टाइम पे, और ये भी ये नीचे जो फिगर दिया है नो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जैनिज्म। तो द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म और कालखंड स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर द केव्स ऑफ एलोरा which were built during Rashtrakuta dynasty are the wonderful example of rich cultural heritage of India। तो ये इंडिया की सारी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे आप इलोरा केव्स के बारे में बोल दो या जैन तीर्थंकर के स्टैच्यू जो कालखंड में बनाए गए थे, या तो गौतम बुद्ध का मेडिटेटिव फॉर्म, गौतम बुद्ध जो योग मुद्रा में बैठते हैं वो तो पिक्चर या ये स्कल्पचर काफी कॉमन है। ये भी आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो। दिस इज अ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म। ठीक है। Our cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर में आता क्या है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर में बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें, स्कल्पचर यानी कि शिल्पकारी के नमूने, नक्काशी के नमूने, स्तूप विहार एंड चैत्य, ये सारी चीजें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। जैसे भगवान हिंदुइज्म में भगवान जहाँ पे रखा जाता है वो जगह उसको टेम्पल यानी कि मंदिर बोला जाएगा। सेम वे इस्लाम में मॉस्क होता है, ऐसा ही कुछ आप समझ लो बुद्धिज्म में जो भगवान का जगह होता है उसको स्तूप बोला जाता है। और बुद्धिस्ट जो केव आर्किटेक्चर थे उसके ये अलग अलग भाग है, जैसे कि विहाराज एंड चैत्यस, टेम्पल्स, मॉस्क, टुम्ब क्या होता है? जनरली टुम्ब और ग्रेव में डिफरेंस होता है। जब इस्लामिज्म में इंसान मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार अग्निदाह नहीं दिया जाता है, पर उसको बरी किया जाता है और ऊपर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसको ग्रेव बोला जाता है।
पर कोई स्पेसिफिक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता बंदा या कोई सेंट संत साधु ऐसा कोई मर गया है और अगर उसका ग्रेव बनाना है तो वो थोड़ा बड़ा या बड़े स्केल पे बनेगा, तो उसको टूम बोला जाएगा। वो लारा क्रॉफ्ट का एक मूवी है ना, टूम राइडर, बस ऐसा ही। फोर्ट, फोर्ट यानी कि बाउंड्री वाला पैलेस, ऐसा पैलेस कि जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव वॉल है, उसको बोला जाएगा फोर्ट। फोर्ट और कासल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बड़े बड़े गेट्स, एंट्रेंस गेट जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आती है कल्चरल हेरिटेज के हिस्से में। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Shanti Niketan, that is in Kolkata, Dandi, Bardoli, Wardha, Delhi, etc., can also be considered as a part of our cultural heritage. अच्छा, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में जिसका मेंशन है या जिसका इम्पोर्टेंस है, ऐसी जगह वो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज का ही हिस्सा है। जैसे अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, शांति निकेतन जो कोलकाता में है, दांडी, बारडोली, वारदा, ये सारी जगह भी गुजरात की है, दिल्ली। तो ये सारे हमारे कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के ही हिस्से हैं। द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया आर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूओलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा। और इतना ही नहीं भाई साहब, कल्चरल हेरिटेज माने सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग या स्कल्पचर यानी कि शिल्पकारी के नमूने, ऐसा नहीं। और ना ही सिर्फ ये फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट की इम्पोर्टेंट जगह, ये भी नहीं। पर हमने जो जो भेंट, हमने जो जो गिफ्ट हम इंसान ने जो बनाई और दुनिया को दी, वो सारी चीजें, जैसे कि इंडिया ने अलग अलग भाषाओं का इंट्रोडक्शन करवाया दुनिया से। तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है, आप ऐसे समझ लो, या रिटन लैंग्वेज जिसको हम स्क्रिप्ट बोलेंगे। फिर डिस्कवरी ऑफ जीरो, दुनिया को जीरो का भेंट हमने दिया। पर हमारा हाल ये हुआ भाई साहब कि जीरो डिस्कवर करके हम सो गए, तो बाकी के 1 to 9 जो डिजिट है वो बाकी दुनिया वालों ने ढूंढ निकाले। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी इंडिया का काफी कंट्रीब्यूशन है। कैलेंडर, फाइन, जैसे मई सिविलाइजेशन में, जिसको माया या माया भी बोला जाता है, वह अब कुछ टाइम पहले 2012 करके एक मूवी आया था। तो मई कैलेंडर के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है उसका अंत 2012 में हो जाएगा, यानी कि 2012 वो उस दिन डूम्सडे यानी कि कयामत का दिन आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं मई कैलेंडर में ये लिमिटेशन है कि ये 2012 से आगे नहीं गिन सकता। whereas इंडियन कैलेंडर दे डोंट हैव सच बाउंड्रीज। आप कैलकुलेशन के साथ चलते चलते आज जो भी, आज जैसे मान लो 2025 है और आपको कैलकुलेट करना है कि स्पेसिफिकली 12 जनवरी 1715 में कौन सा दिन था, वो भी आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो। सो दैट इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयरन का भेंट इंडिया ने दिया। साहित्य, लिटरेचर का, धर्म का, युद्ध शास्त्र का, चैरियट, रथ जिसको बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस, जूओलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारी भेंट इंडिया की वर्ल्ड को है, और ये सारी चीजें इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो आगे हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया देखा, जहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस। अब ऐसा ही कुछ गुजरात के बारे में, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व के हिसाब से गुजरात में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, तो वो है धोड़ो रंग रोजाड़ी।
धो यानी कि धोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, लो यानी कि लोथल जो धोलका तालुका में है, रंगपुर वो लिमड़ी तालुका सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है, रोजाड़ी, रोजाड़ी का दूसरा नाम श्रीनाथगढ़ भी है जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 4 प्लेसेस कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा है जो पहले पॉइंट आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आएगा। अच्छा, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात उसका पहला पॉइंट था आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली 4 प्लेसेस जिसको हम फॉन्डली याद रखेंगे ऐसे, धौलो, रंग, रोजारी। फाइन। फिर दूसरा पॉइंट है द वर्ड सीइंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गुजरात। अच्छा, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात में कौन सी जानी मानी जगह है जो कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है? झूलता मीनारा, दैट इज ऑल्सो नोन एज शेकिंग टावर्स इन अहमदाबाद। ये सारी अहमदाबाद की प्लेसेस है। देखो, झूलता मीनारा, व्हाट वी कॉल इट शेकिंग टावर्स। सीदी सैयदनी जाली, जाली मीन्स ग्रिल। फिर है हठी सिंह टेम्पल्स, ये हाथी सिंह नहीं है, ये हठी सिंह टेम्पल्स। देन जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की 4 प्लेसेस, झूलता मीनारा, सीदी सैयद ग्रिल, हठी सिंह टेम्पल एंड जामा मस्जिद। विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ये वडनगर वही जगह है जो मोदी जी का शहर है जहां से चाय बेचने वाले से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। विक्ट्री टावर जिसको बोला जाएगा कीर्ति तोरण। विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, ये सिद्धपुर का रुद्र महालय वो अमिताभ बच्चन वाइब्रेंट गुजरात की एड में आता है कि कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो वहां पे ये रुद्र महालय सिद्धपुर का भी एड है। और हिंदू शास्त्र की माने तो ज्यादातर जब जेन्स का मृत्यु होता है तो उसका पिंडदान किया जाता है संगम स्थान पे, या औरतों का भी जब मृत्यु होता है तो उसका उसके बाद जिसको 12वीं या 13वीं की विधि बोलते हैं, वो अगर औरत है तो उसका सिद्धपुर में किया जाएगा। फाइन। तो ये जगह है रुद्र महालय का मंदिर सिद्धपुर में। सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन एंड मानसर लेक ऑफ विरमगा। अब ये देखो, पहला पॉइंट था जहाँ पे अहमदाबाद की जानी मानी हिस्टोरिकल जगह थी, ये सारे जो है ये नॉर्थ गुजरात की जगह है। विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन एंड मानसर लेक ऑफ विरमगाम। फिर आता है जूनागढ़, टुम्ब ऑफ मोहब्बत खान, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। जूनागढ़ में मोहब्बत खान का टुम्ब है। और इंटरेस्टिंगली मोहब्बत खान के टुम्ब के बिल्कुल नजदीक 5 कुत्तों का भी टुम्ब है। ऐसा माना जाता है कि जूनागढ़ का नवाब उससे पेट डॉग का काफी शौक था। इतना ही नहीं, उसने अपने एक पसंदीदा पेट का तो शादी मनाया था और पूरे जूनागढ़ स्टेट को वो कुत्ते की शादी में इनवाइट किया था। तो ये कुत्ते का भी वहां पे टूम है। और मोहब्बत खान ये जूनागढ़ के नवाब का मिनिस्टर था। और ये मोहब्बत खान का जो टूम है वो आपको टेक्निकली ताजमहल का मिनिएचर वर्जन लगेगा। फिर वडोदरा आते हैं। वडोदरा में राजमहल ऑफ वडोदरा, गेट ऑफ चांपानेर, वो पावागढ़ से नीचे बस स्टेशन आएगा। बस स्टेशन से आप मांझी जाओगे तो बस स्टेशन के बिल्कुल सामने जो नो र्यून्स आपको देखने को मिलेगा वो है चांपानेर। तो वहां पे टूटा हुआ गेट है चांपानेर का, वो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाला जगह है। एंड पारसी अगियारी ऑफ नवसारी, नवसारी में पारसी की अगियारी है। अगियारी हकीकत में होता है होली फायर। पारसी लोगों का जो मंदिर होता है वहां पे ये लोग होली फायर रखते हैं जिसको बोला जाता है अगियारी। तो ये भी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जगह है। फिर पहला हमने देखा आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली जगह, दूसरा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जगह। अब रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली गुजरात में कौन कौन सी जगह है? तो सबसे पहले भगवान कृष्ण या विष्णु को याद करते हैं तो इनके 3 प्रमुख मंदिर है। हमारा सबसे नजदीकी मंदिर द्वारकाधीश रणछोड़ राय टेम्पल, दैट इज इन डाकोर। फिर दूसरा है द्वारकाधीश टेम्पल इन द्वारका। एंड तीसरा है शामड़ाजी टेम्पल इन अरवल्ली या अरावल्ली, हकीकत में ये अरवल्ली है। फिर अगर आप भगवान शंकर की बात करते हो तो सोमनाथ महादेव, एंड दैट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग।
देखो, अगर आप शिवलिंग यानी कि भगवान शिव के प्रमुख मंदिर की बात करते हो तो पूरे इंडिया में 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ये सोमनाथ का मंदिर है। और सोमनाथ के मंदिर को 18 बार लूटा गया था, यानी कि ये मंदिर का प्रॉस्पेरिटी इतना था। फाइन। और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे ही 51 यानी कि 51 शक्तिपीठ है। और जैसे ये सोमनाथ गुजरात में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही शक्तिपीठ की बात करो तो अंबाजी एंड पावागढ़ ये दोनों शक्तिपीठ है। तो ये भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर बहुचरा जी टेम्पल महसाणा। फाइन। अंबाजी टेम्पल इन नॉर्थ गुजरात, दैट इज इन बनासकांठा। शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य इन द्वारका। द्वारका की दो जगह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर, और दूसरा यहाँ पे है शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का यहाँ पे शारदा पीठ है द्वारका में। ये भी इंपॉर्टेंट जगह है। नाउ टूरिस्ट प्लेसेस और इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर जैन एंड बुद्धिस्ट इन गुजरात। तो जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से गुजरात में जानी मानी जगह कौन कौन सी है? तो उस ज्यादातर गुजरात में आप बुद्धिस्ट और कुछ हद तक जैन टेम्पल्स या केव्स देखोगे गुजरात में। और स्पेशली सौराष्ट्र रीजन में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट केव आपको देखने को मिलेंगी। अब ये कौन कौन सी जगह है? जैसे खंभाड़िया, तड़ाजा एंड ढांग, ये तीनों जगह भाई साहब ये सौराष्ट्र का ही रीजन है। यहाँ पे आपको खूबसूरत सी बुद्धिस्ट केव्स नजर आएगी। वडनगर, तारंगा, शामड़ाजी, कोटेश्वर, झगड़िया एक्सेट्रा, ये सारी जगह पे भी आप जैन मंदिर या बुद्धिस्ट मंदिर, ज्यादातर बुद्धिस्ट केव्स देख पाओगे। नाउ फेयर यानी कि मेला, ये गुजरात का एक अविभाज्य अंग है। इट्स इनसेपरेबल पार्ट ऑफ गुजराती कल्चरल हिस्ट्री। तो गुजरात में काफी सारे फेयर्स होते हैं, और ज्यादातर फेयर्स यानी कि ये मेले स्पेसिफिक त्योहार पे होते हैं। देखो, हिंदुइज्म के या तो आप गुजरात में दो प्रमुख धर्म हैं, एक है दिवाली और दूसरा है होली। अब ज्यादातर जो बैकवर्ड रीजन है वहां पे होली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और बाकी जगहों पे, बाकी रीजन पे दिवाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ज्यादातर त्योहार यही टाइम में आते हैं। कुछ कुछ त्योहार इसके बीच यानी कि श्रावण मंथ में आते हैं। फाइन। और एक महीने को गुजराती कैलेंडर के हिसाब से आप 15-15 दिन में बांट सकते हो। तब होता है हाल ये है कि पूरे साल में होते हैं 365 डेज। वेरएज अगर आप 30 दिन का एक महीना गिनते हो तो उसके हिसाब से 12 महीने हुए 360 का। तो वहाँ 5 दिन का यानी कि 5 डेज का डेफिसिट हुआ। और इसीलिए हिंदू कैलेंडर में एक खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया गया है। हमारे यहाँ हर 3-4 साल में अधिक महीना आता है, यानी कि वहाँ पे 30 डेज का मंथ ऐड हो जाता है। तो हर 4 साल में आएगा तो ये 20 डेज का जो डेफिसिट है या 25 डेज का डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। और इसीलिए देखो, दिवाली ज्यादातर अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा नवंबर में आएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो नो वंडरफुल फैसेट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, यहाँ फेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला शामड़ा जी ठाकुर जी फेयर, जो शामला जी में पाया जाता है। और हमने आगे भी डिस्कस किया था, शामला जी में किसका मंदिर है? लॉर्ड कृष्णा का। ठीक है। तो यहाँ पे कार्तिक सुद 11 टू पूनम यानी कि 5 दिन तक ये शामड़ा जी ठाकुर जी फेयर होता है। अब देखो, गुजराती कैलेंडर में कार्तिक वो सबसे पहला महीना है, एंड आसो सबसे लास्ट महीना है। और आसो का भी सबसे लास्ट डे वो होता है अमावस्या, यानी पहले 15 दिन पूर्णिमा, जहाँ चंद्रमा का साइज बड़ा होगा। और बाकी के 15 दिन यानी कि टेक्निकली 16 से 30वां दिन वो वहां पे चंद्रमा का साइज घटता जाएगा। और यानी कि 1 से 15वें दिन पे आएगा पूर्णिमा, फुल मून डे। और 16 से शुरू होके अल्टीमेटली 30th यानी कि 30वें दिन पे आएगा वो अंधेरा अंधेरा वाला चंद्रमा, जिसको अमावस्या बोलेंगे। ठीक है। तो आसो अमावस्या
यानी कि दिवाली, और नया साल यानी कि कार्तिक महीने का पहला दिन वो होगा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल हम लोगों के लिए। और ये नॉर्मल, ये दीवाने आम है, यानी कि आम लोगों के लिए, हम जैसे इंसानों का दिवाली वो आसो अमावस्या को होगा। पर देव दिवाली, दिवाली के एग्जैक्ट 15 दिन बाद आती है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आता है वो देव दिवाली होता है। तो आप यहाँ पे देखो, टेक्निकली कार्तिक 11 से दिवाली, दिवाली के बाद नया साल, बेस्ट टू वर्स, फिर आता है भाई बीज, भाई जिसको भाई दूज भी बोला जाता है, और फिर 5वें दिन आता है लाभ पांचम, और फिर 10 दिन के बाद 11वां दिन जिसको 11 भी बोला जाता है, और उसके बाद पूनम, यानी कि टेक्निकली ये कार्तिक सुद पूनम क्या हुआ, ये हुआ देव दिवाली। तो 11 से लेके पूर्णिमा तक ये शामराजी ठाकुर जी फेयर चलता है। फिर आता है वौठा फेयर, जो धोड़का में होता है, अहमदाबाद में आया है, वो कार्तिक सुद पूनम। ये भी देखो, ये वौठा फेयर नडियाद से आगे जाते हो तो वहां पे आता है, और ये काफी कॉमन है। तो ये भी देव दिवाली यानी कि कार्तिक सुद पूनम को होता है। देन एक तो सोमनाथ में जो फेयर होता है उसका तो नाम ही है कार्तिक पूर्णिमा फेयर। कार्तिक पूर्णिमा अगेन कौन सा दिन हुआ, ये हुआ देव दिवाली, यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना और पहले महीने का 15वां दिन, यानी कि देव दिवाली पूर्णिमा। फिर एक आता है भादरवी पूनम, जो अंबाजी में होता है, वो भादरवी पूनम को होता है। अच्छा, ये भादरवी पूनम यानी कि और कुछ नहीं भाई साहब, भादरवी पूनम यानी रक्षाबंधन, जिसको नारियेरी पूनम भी बोला जाता है, उस दिन अंबाजी में फेयर होता है। फिर एक होता है भवनाथ फेयर, जो गिरनार में होता है, माघ वद नौम टू 12। ये भवनाथ फेयर ये महादेव जी के लिए किया जाता है, वो शिवरात्रि के टाइम पे होता है। फाइन। फिर एक तरणेतर फेयर, जो तरणेतर नाम का जगह है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, वो होता है फर्स्ट वीक ऑफ भाद्र पक्ष, यानी कि भादरवा महीना का पहला वीक। भादरवा से पहला आएगा श्रावण, तो श्रावण महीना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये भादरवा आता है। फिर ये एक इस्लामिक फेयर है, भड़ियाद फेयर, जो पीर भड़ियाद के लिए जाना जाता है, वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के भड़ियाद नाम की जगह पे होता है, और ये रजब मंथ 9 to 11 ये 3 दिन तक चलता है। फिर एक है नकड़ंग फेयर। नकड़ंग का कनेक्शन, नकड़ंग है, ये वर्ड वाला है, या गोगा है, इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं भरवाड़ और रबारी कम्युनिटी से है। तो नकड़ंग फेयर वो कोडियाक नाम की जगह पे, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये भाद्रवद अमावस्या, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि भादरवा महीना जैसे खत्म होता है उसके ठीक 30वें दिन, यानी कि ये भादरवा महीना का लास्ट दिन है। फिर आता है माधवपुर फेयर, जो पोरबंदर के माधवपुर नाम के जगह पे होता है, वो होता है चैत्र सुद नौम टू 13। अब चैत्र वो महीना है, वो होली के बाद आता है, यानी कि जनरली अप्रैल महीने में आता है। और चैत्र नवरात्रि भी एक होता है, और ये वही टाइम है ज्यादातर आपको आपके घर में आपको ममा वो नीम का જ્યુસ पिलाएगी, લીમડાનો રસ પીવડાવે ને, એ ખાસ આ 9 દિવસ જ, એટલે ચૈત્ર નવરાત્રી પૂરી થાય પછી 9 થી 13 સુધી माधवपुर फेयर होता है। फिर एक है बहुचराजी फेयर, जो बहुचराजी महसाणा में होता है, वो चैत्री सुद पूनम को होता है, यानी ये भी सेम टाइम, ये अप्रैल महीने में होता है। फिर एक है मीरा दातार फेयर। देखो, 2 इस्लामिक फेयर, आगे भड़ियाद फेयर था, ये भी रजब मंथ में आता है, और ये उनावा महसाणा में होता है मीरा दातार फेयर, ये भी रजब मंथ 16 to 22। अच्छा, वो जो भड़ियाद फेयर था वो था 9th, 10th and 11th को रजब मंथ में, और ये यही मंथ में 16 to 22। फिर डांगी दरबार फेयर, जो आहवा डांग में होता है, वो फागुन सुद पूनम को होता है, ये भी समर सीजन में आता है। और ये देखो, ये जो सारी जगह है, आहवा, गरहा, क्वांट, ये इंडिया के ट्राइबल एरियाज है, और इसीलिए ज्यादातर ये होली के इर्द गिर्द इनके सारे फेयर्स होते हैं।
डांगी दरबार फेयर ये फागुन शुद्ध पूनम को होता है, आह्वा डांग में होता है। फिर गोड गधेड़ा फेयर, इसमें ये गढ़ा दाहोद में होता है और वो होली के 5-7 दिन तक चलता है। फिर मोढेरा फेयर मोढेरा में होता है, वो श्रावण वद अमावस्या यानी कि श्रावण महीना का लास्ट डे वहां पे ये मोढेरा में फेयर होता है। और मोढेरा में दूसरा भी एक जाना माना कल्चरल प्लेस था, वो क्या था, सन टेम्पल। और फिर लास्ट है भंगुरिया टेम्पल, वो क्वांट छोटापुर में होता है। वो होली से रंग पंचमी यानी कि ये 5 दिन तक, होली के बाद 5 दिन तक चलता है। ठीक है, तो ये सारे फेयर्स है। ये फेयर्स आपको खास तौर से याद रखने, आप टेक्निकली ये सारे फेस्टिवल समझ लो तो ये याद रखने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इजीली आ सकता है, तो आप इसको याद रखो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है। अब लास्ट जो पार्ट है वहां पे यही टॉपिक का एक्सटेंशन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए मैं रजामंद हूँ। आपको फिर ऐसे ही वीडियो से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।